कोड को लेकर। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में दोबारा सरकार बनने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की घोषणा की थी और जिसके बाद उत्तराखंड में 2/3 बहुमत के साथ भाजपा ने फिर से सरकार बनाई और धामी की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट की बैठक में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी बनने के प्रस्ताव पर मोहर लग गई। तो वहीं अब सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 5 सदस्यों की ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन भी कर दिया है। कमेटी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून पर बारीकी से अध्ययन करेगी और उसका ड्राफ्ट तैयार करेगी। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रदेश में विरोध के सुर भी देखने को मिल रहे हैं और आज इसी को लेकर हम विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालिए आज के हमारे इस खास रिपोर्ट पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो कहा था उस दिशा में बड़ा कदम आगे बढ़ा दिया है। धामी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की ओर कदम बढ़ाते हुए 5 सदस्यों की ड्राफ्टिंग कमेटी के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है। कमेटी समान नागरिक संहिता कानून को लेकर ड्राफ्ट यानी खाका तैयार करके देगी। इस लिहाज से देखें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कानून बनाने की तरफ कदम बढ़ाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। इस कदम के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के अंदर जो कार्य व्यवहार आया है उसी के अनुसरण करते हुए हमने उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का जो संकल्प लिया था उसी दिशा में कमेटी का गठन कर दिया है। कमेटी एक ड्राफ्ट बनाएगी जिसके आधार पर प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो देश के अंदर एक कार्य व्यवहार आया है, कार्य संस्कृति आई है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। उन्हीं का अनुसरण करते हुए हमने जो संकल्प लिया था चुनाव से पूर्व कि हम उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे, उस दिशा में हमने कदम बढ़ाए और आज सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय कमेटी हमने बना दी है जो सभी स्टेक होल्डरों से बात करेगी और बात करने के बाद एक ड्राफ्ट तैयार करेगी और उस ड्राफ्ट के आधार पर हम इसको लागू करेंगे और आज हमने इसकी प्रक्रिया पूरी कर दी। कांग्रेस की प्रदेश संगठन महामंत्री मथुरा दत्त जोशी ने प्रदेश सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भाजपा के अपने एजेंडे हैं। भाजपा प्रदेश के अन्य मुद्दों को छोड़कर सिर्फ अपने एजेंडे की बात करती है। भाजपा सरकार पलायन, बेरोजगारी, महंगाई और लोकायुक्त लाने की बात करती थी। वो सब मुद्दे कहाँ गए? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात इसलिए की जाती है क्योंकि भाजपा को सिर्फ वोट की राजनीति करनी है। जनसंघ के जमाने से लोग कहते रहे 370 हटाएंगे, समान नागरिक संहिता लाएंगे, कुछ और काम ये करेंगे जो इनके अपने एजेंडे में है। ठीक है, आपकी बहुमत की सरकार है, आप ला सकते हैं, आप काम कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो मूलभूत काम है वो बहुत है काम है। आपने 5 साल पहले कहा था 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लाएंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। कहाँ गया आपका लोकायुक्त? कहाँ गई आपकी बेरोजगारी में? आपने कहीं कोई काम नहीं किया। महंगाई चरम सीमा पर है, पलायन बढ़ रहा है। इस प्रदेश के कई और मुद्दे भी हो सकते थे जिनमें मुख्यमंत्री जी पहल कर सकते थे, लेकिन चूंकि ये इनका अपना एजेंडा है, इससे इन्होंने वोट प्राप्त करने हैं, यह इसकी इनकी वोट की राजनीति है, इसलिए ये समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं। वही जानकारों का मानना है कि बदलते दौर के साथ देश में कई चीजें बदली हैं, जिसको देखते हुए सरकार के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का कदम उठाया जा रहा है। आज देश में जिस प्रकार की स्थिति है और जिस प्रकार के हालात हमने देखे हैं पिछले कई वर्षों में,
तो उनको देखते हुए एक बड़ी असमंजस की स्थिति से महसूस होती थी कि वही एक ही समाज में रहने वाले दो अलग अलग नागरिकों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं क्यों की गई हैं। और यह सवाल मेरा नहीं है, यह सवाल हर उस आम नागरिक के मन में उठता था जो इन विषयों को लेकर के सोचता था। जैसे हिंदू समाज में जो विवाह की पद्धति है, वहीं मुस्लिम समाज में जो विवाह की पद्धति है, सिख समाज में विवाह की जो पद्धति है, या ईसाई समाज में जो विवाह की पद्धतियाँ हैं, तो उसके अलग अलग कारण रहे हैं। दौर बदला है, समय बदला है, राजनीतिक हालात बदले हैं और राजनीतिक नेतृत्व भी बदला है। आज के राजनीतिक नेतृत्व को लगता है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए और समाज में भी इसकी आवाज़ उठ रही है, तो ये अच्छी बात है कि सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है। प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने पर विवाह, तलाक, संपत्ति के अधिकार से लेकर उत्तराधिकार, विरासत, गोद लेने देने से लेकर ऐसे कई कानून बिना धार्मिक भेदभाव के सभी भारतीय नागरिकों पर एक समान लागू होंगे। अब देखने वाली बात तो यह होगी कि कब तक ये कमेटी इसका खाका तैयार करती है और कब तक सरकार इसको प्रदेश में लागू करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। के न्यूज इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। और आज देवभूमि के दंगल में इसी को लेकर हम विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ में आज मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देते हैं। हमारे साथ में शादाब शम्स साहब जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और दीपक बोरा जी हैं प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, और दीपक पांडे हैं प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। मीनाक्षी घड़ियाल साहब यूकेडी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, और साथ ही अन्य मेहमान भी हमारे साथ में आगे जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे। दीप बोरा जी हमारे साथ में है, माफ कीजिएगा, कांग्रेस से हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी इस चर्चा में। शुरुआत में शादाब जी के साथ में करना चाहूंगी। शादाब जी, भारत की अनेकता में ही उसकी एकता है, भारत की विविधता भी उसकी पहचान है, फिर आखिर क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड के पीछे पड़ गई है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, मुझे ताज्जुब हो रहा है कि अगर कोई ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी पीछे पड़ गई है, क्या देश के अंदर सुधार कानून लागू नहीं होने चाहिए? आज ये कोई तरीका नहीं हुआ। मैं एक मुस्लिम समाज से आता हूं और मैं पूरी तरह से इस बात को कहता हूं कि एक समान नागरिक कानून होना चाहिए। हम स्कूल में जाते हैं, स्टूडेंट्स के रूप में हमने स्कूलिंग की है, एक यूनिफॉर्म में सारे स्टूडेंट एक जैसे दिखते हैं। कोई अपराध करेगा तो उसको उसकी सजा मिलेगी जो स्कूल के प्रशासन ने तय की होगी। उसी तरह यहाँ भी एक कानून रहेगा, उस कानून के तहत सब लोग एक्ट करेंगे। आज भी देश के अंदर अगर आप देखें या प्रदेश के अंदर कोई भी चाहता है, इसमें बहुत सामान्य बात है कि आप शादी करेंगे अपने रीति रिवाज से करेंगे, कोई निकाह करेगा या कोई फेरे लेगा, लेकिन जाके रजिस्टर्ड कराएगा कोई तलाक देगा, आप अपनी रीति रिवाज से तलाक दे सकते हैं, लेकिन तलाक मान्य तभी होगी जब कोर्ट में वो चीज जाएगी। आप कहते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी में भी कहा जाता है कि हम बेटे के हिस्से की आधी प्रॉपर्टी बेटी को देते हैं, हर जगह कहा जाता है कि वहां हम इतना बेटियों को देते हैं, लेकिन क्या कोई देता है? नहीं देता, सिर्फ बातें। मेरी सरकार अभी पीछे कानून लेके आई, उसमें कहा गया कि मातृशक्ति को पहली बार अधिकार दिए उत्तराखंड की सरकार ने हमारी, और कहा कि बहनों का जो नाम है अब वो माताओं का नाम उसमें डलेगा, सह खातेदार में, खतौनियों में नाम आएगा। आज से पहले कभी किसी ने इसकी चिंता नहीं की। क्यों? बहन, आप अर्धांगिनी कहते हैं, वो माँ है, बहन है, बेटी, क्या उसका अधिकार नहीं है? उसको हक नहीं मिलना चाहिए? वो कोई भी समाज का व्यक्ति हो, अगर उसके साथ प्रताड़ना करेगा तो उसको उन्हीं धाराओं में सजा मिलेगी। ये नहीं होगा कि मेरी कम्युनिटी इजाजत देती है कि नहीं तुम 4 शादी कर लो, दो बीवियां डस्टबिन में पड़ी हो, कोई कहने वाला ना। ये नहीं चलना चाहिए। हम बहुत ईमानदारी से कह रहे हैं, हम सबको साथ लेके उत्तराखंड को एक मॉडल प्रदेश बनाकर सामने रखना चाहते हैं। ठीक है। हिंदुस्तान, भविष्य का हिंदुस्तान कैसा हो, भविष्य का हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। आज भी शादाब जी, आप बिल्कुल ठीक बातें कह रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सबसे पहले तो आपने कहा कि आपको ताज्जुब हो रहा है कि हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। देखिए, अनेकता में एकता की बात हम सब करते आए हैं। हम जानते हैं कि भारत की ये पहचान रही है, भारत की संस्कृति हर जगह पर, अगर आप थोड़ी दूर पर भी बढ़ेंगे ना तो आपको हर जगह पर अलग कल्चर देखने को मिलता है, अलग भाषा मिलती है। यही भारत की पहचान है, इसी से भारत की संस्कृति बनी है जो विविधता के साथ पूरी हुई है। तो ऐसे में ये कहना कि इस पर हम बात नहीं कर रहे हैं, इसका हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप इसको लेकर आगे मत बढ़िए। देखिए, और सबसे बड़ी बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड के पीछे पड़ना मैंने इसलिए कहा क्योंकि अब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात करने लगे।
क्यों आखिर? क्योंकि लागू करने को लेकर जब आप चाहते हैं ना किसी कानून को बनाना, तो आप बड़ी सख्ती के साथ उस पर काम करते हैं, लेकिन आपने तो बस एक झुंझुना पकड़ रखा है। जब आपको जरूरत लगती है तब आप उसका मुद्दा उठा देते हैं और फिर वो शांत हो जाता है। तो इसलिए बात कर रहे हैं हम। और रही बात कि आपने कहा कि इसको लेकर बात, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे पहला राज्य गोवा था, लेकिन अब उत्तराखंड में कमेटी गठित हो गई है। आपके मुख्यमंत्री साहब ने बोला था कि हम बनाएंगे, पहली कैबिनेट में उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ही बात की। क्या उत्तराखंड में और कोई मुद्दा नहीं बचा था? क्या पलायन, बेरोजगारी, महंगाई, उत्तराखंड के हजारों मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए थी पहले। लेकिन पहली ही कैबिनेट की बैठक में अगर यूसीसी पर बात होगी तो जनता सवाल तो खड़े करेगी ना शादाब साहब। गरिमा, मुझे लगता है कि आपके चैनल में कैसे चैनल चलाएगा ये तो आपका चैनल बताएगा, ये आप हमें नहीं समझाएंगे। हाँ, ठीक है ना, आप नहीं बताएंगे कि कौन सा कानून पहले लेंगे। मेरी संस्कृति नहीं, हम बताएंगे। शादाब जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? हम क्यों नहीं बताएंगे? हम क्यों नहीं बताएंगे? क्यों जनता नहीं बताएगी? आप मुझे ये नहीं कह सकते, आप मुझे ये नहीं कह सकते कि हम देश की जनता होने के नाते आपको कुछ बताएंगे नहीं। आप वोट मांगने हमारे पास ही आते हैं ना शादाब जी, तो ये मत मुझे बताइए कि हम नहीं बताएंगे। जनता नहीं बताएगी तो कौन बताएगा आपको? आपको भी सुनना पड़ेगा। मैं बिल्कुल आपकी बात सुनूंगी, लेकिन अगर आप इस टोन में बात करेंगे तो मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगी। आप मुझसे ये मत कहिए कि जनता आपको कुछ बता नहीं सकती है। झुंझुना क्या होता है? क्या होता है? झुंझुना पकड़ा दिया आपने। झुंझुने की बात, किस तरह की बात कर रही हैं आप? ये बायस पत्रकारिता कर रही हैं आप। आपको शर्म नहीं आ रही? शादाब जी प्लीज, शादाब जी प्लीज, आप मुझे पत्रकारिता का सर्टिफिकेट तो मत ही दीजिए। अभी पहला सवाल मैंने आपसे किया, मुझे आपसे पत्रकारिता के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। शादाब जी, मैंने आपसे जो सवाल किया उस पर बात कीजिए। जब आप लोगों के पास जवाब नहीं बचता तो आप पत्रकारिता पर आ जाते हैं। बहुत आसान होता है एंकर पर सवाल उठा देना, बहुत आसान है। कुछ ना बचे तो बस एंकर को बोल दो भाषण पत्रकारिता। अरे अभी तो मैंने कांग्रेस से, किसी पार्टी से कोई सवाल ही नहीं किया, मुझ पर बोल दो बस। जवाब नहीं है आपके पास। क्यों उत्तराखंड में पलायन नहीं है? उत्तराखंड में हजारों मुद्दे हैं, हजारों परेशानियां हैं, उस पर बात नहीं की। और आपने ये कैसे समझ लिया कि यूसीसी के खिलाफ मैं बोल रही हूं? दिस इज नॉट द वे टू क्वेश्चन। आप बहुत गलत अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए इस तरह के प्रश्न। कौन सी अमर्यादित भाषा मैंने इस्तेमाल की? प्लीज शादाब जी, मुझे अपनी डिबेट का टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको जवाब देना है तो आपका स्वागत है। बताइए बताइए बताइए, क्यों नहीं पहले अन्य मुद्दों पर बात हुई? बताइए शादाब जी। मैंने कोई अमर्यादित शब्द आपके लिए इस्तेमाल नहीं किया है। और मुझे प्लीज पत्रकारिता का सर्टिफिकेट आप ना दे, कम से कम आप ये बताइए। मैं आपसे सवाल कर रही हूं, मैंने आपको अपनी डिबेट में बुलाया, आप मेरे गेस्ट हैं, मैं आपसे सवाल कर रही हूं कि आपके पास क्या अन्य कोई मुद्दा नहीं था? क्या अन्य मुद्दा नहीं था उत्तराखंड की पहली कैबिनेट की बैठक में बात करने के लिए? बोलिए, उस पर जवाब दीजिए। जनता आपसे जवाब चाहती है। मर्यादा में रह के प्रश्न पूछेगा, आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। हाँ ठीक, प्लीज ठीक है, कंटिन्यू करिए आप। ओके, कंटिन्यू। मैं बड़ी विनम्रता से इस बात को बता रहा हूँ। हमने वादा किया था, हम गरीबों को जो गैस की दिक्कत है उस पे हम उनको 3 सिलेंडर मुफ्त देंगे। सबसे पहले हमने वो 3 सिलेंडर मुफ्त दिए। हमने कहा था कि हम बहुत ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। हमने 1905 पोर्टल लॉन्च किया और कहा कहीं किसी को भ्रष्टाचार की दिक्कत हो आप हमारे पास कॉल करिए, इसके ऊपर वीडियो क्लिप्स बना के डालिए, कहीं भी कोई भ्रष्टाचार होगा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। तीसरी बात, हमने कहा था हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड के जो ड्राफ्ट कमेटी है उसके लिए पूर्व जजेस की को जिम्मेदारी दी है कि वो एक अच्छा सा ड्राफ्ट बनाए, क्योंकि हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ उत्तराखंड को देश का नंबर 1 स्टेट बनाना चाहते हैं। हम एक सांस्कृतिक प्रदेश है, हम बहुत ईमानदारी के साथ उस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं और उत्तराखंड बहुत ईमानदारी के साथ हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। हमारी कोशिश होगी हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बगैर बहुत ईमानदारी के साथ सबको एक कानून के दायरे में लेकर आए, और ये एक ईमानदार कोशिश युवा मुख्यमंत्री की है, जिसके लिए हम उन्हें बधाई देते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। जो वादा उन्होंने किया था उस वादे को बहुत ईमानदारी के साथ पूरा करते हुए बढ़ते हुए कदमों के साथ आगे बढ़े। ठीक है शादाब जी, ठीक है। हम यही चाहते हैं ना कि जो मुख्यमंत्री साहब ने आपकी जनता से वादे किए थे वो सारे वादे पूरे किए जाए। सिर्फ यूसीसी का जो मुद्दा है ना, इसको ना उठाया जाए। बहुत सारे वादे, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें संकल्प पत्र में आपकी पार्टी ने करी थी, उन पर भी हम बात करते हैं, तब जवाब नहीं होते हैं आपकी पार्टी के प्रवक्ताओं के पास में। ठीक है, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ में दीप बोरा जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस से। दीप साहब, आपका स्वागत है। ठीक है शादाब जी, आप बोल चुके, मैंने आपको पूरा वक्त दे दिया, आप तो कम से कम शांत हो जाइए। ठीक है दीप जी, आप बताइए, कांग्रेस पार्टी लगातार यूसीसी का विरोध कर रही है, क्यों भाई? अगर एक देश एक कानून की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, आपके पास अब तक पर्सनल लॉ रहा है,
जिसे धर्म विशेष के लिए बनाया जाता है। हिंदुओं के पास अलग लॉ है, हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिमों के पास मुस्लिम पर्सनल लॉ। लेकिन अगर बात हो रही है एक देश एक कानून की, तो समस्या क्या है आपको? क्यों आखिर आप इसको लेकर विरोध करते आए हैं? आप यूसीसी का विरोध कर रहे हैं या सबसे पहले यूसीसी पर बात हो रही है इस बात का विरोध कर रहे हैं? नमस्कार जी। एक तो अधिकार हनन साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये एक समाज के लिए सिर्फ एक ये भाजपा कांग्रेस पे आरोप लगाती हुई आई, लेकिन पिछले 2014 के बाद हर प्रदेश में और देश में तुष्टीकरण की राजनीति ये करती हुई आई है। यूनिफॉर्म सिविल लॉ, अरे इतने बड़े हमारे देश में प्रांत अलग अलग है, हाँ। यूनिफॉर्म अलग अलग है, भाषाएं अलग अलग है, तुम क्या क्या बदल लोगे? सिर्फ एक ही समाज को बार बार टारगेट करना, ये भाजपा का तुष्टीकरण है जो वो करती हुई आई है। लेकिन दीप साहब, ये वही समाज है ना जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसको यूनिफॉर्म से भी दिक्कत है, यूनिफॉर्म सिविल कोड से भी दिक्कत है। ऐसा क्यों है भाई? उसी समाज की बात कर रहे हैं ना आप। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने हाँ आप पे कई वाहियात कमेंट किए जी, कि जब इनकी भाषा में मीडिया बोलती है तो मेरा प्रधानमंत्री, मेरा मुख्यमंत्री, मेरी सरकार। अरे भैया, ये देश के संविधान में सबकी सरकार थी। नाटकबाजी, इनसे पूछो मत, ये गलियाएंगे तुम्हें और कांग्रेस को, लेकिन नहीं बताएंगे करा क्या हमने। 370 से क्या हुआ? क्या हुआ उससे? आज 1 अरब 30 करोड़ में से एक आदमी का फायदा हुआ, लेकिन मुद्दा था। लेकिन नुकसान भी तो नहीं हो गया ना? नुकसान भी तो नहीं हो गया। अभी 370 पर क्यों बात कर रहे हो आप? अभी 370 पर बात नहीं करते ना, अभी आप यूसीसी पर बात करो। दूसरी, यही तो अभी आपको बता रहे थे ना हमने क्या क्या किया। नहीं, ये क्या कर रहे थे आप भी उसी राह पर चलेंगे। ये क्या कर रहे थे उसको छोड़िए आप, मैंने उनको जवाब दे दिया जो उन्होंने बोला। आप अपनी बात का जवाब दीजिए। ये अपने दृष्टि पत्र के और मुद्दे लोकायुक्त आज प्रदेश में इनकी सरकार बनी, बड़ा मैंडेट इन्हें मिला। महंगाई, बिजली महंगी करी इन्होंने, दूसरी चीजें महंगी करी, पानी महंगा किया। अभी इन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने बढ़ा दिए, जबकि आज तक बढ़े। और ये जो पोर्टल खोला है, मैं पूछना चाहता हूँ, अगर एक दिन में कितनी शिकायतें आती हैं, उसमें से कितनों का भला हो गया? क्या भला हो गया? Let me respond, please. I'll give you time, please. शदाब जी, अभी आपकी बारी नहीं है। ठीक है दीपक जी। पोर्टल से मेरे पास पूरी फेक लिस्ट है। ठीक है। सिर्फ वहां पे बातें गलियाने से, रिकॉर्डेड करने से कुछ नहीं होगा। मैंने रिपोर्ट लगाई है कि 4 खंबे गले हुए हैं। क्या ऊर्जा विभाग मुख्यमंत्री के पास है, आज तक बदले गए? वो कैसी बातें करते हैं ये? सिर्फ कांग्रेस को कोस के सिर्फ वोट बटोरना चाहते हैं। अच्छा, एक सवाल का जल्दी से जवाब दे दीजिए, सिर्फ हाँ या ना में कोशिश करिएगा कि दीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के आप समर्थन में हैं या आपको समस्या है उससे? हम ये चाहते हैं सर्वदलीय बैठक, जब इतना बड़ा फैसला देश में, क्योंकि ये संविधान से खेल रहे हैं और ये खेलना चाहते हैं। ये बाबा साहेब की पूजा तो करते हैं दिखावे के लिए। ठीक है, यानी आप सर्वदलीय बैठक के बाद चाहते हैं कि इस पर आगे बात सर्वदलीय बैठक के बाद हो। ठीक है, आपका पक्ष हमने ले लिया। मीनाक्षी घड़ियाल साहब हमारे साथ में आज जुड़ी हुई है, यूकेडी की प्रवक्ता है मीनाक्षी जी। उत्तराखंड क्रांति दल से आपने उत्तराखंड में बड़ी लड़ाई लड़ी है यूकेडी ने उत्तराखंड के लिए, और आप लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल भी रहा है। अभी यूसीसी को लागू करने के लिए अब मुख्यमंत्री साहब ने एक कमेटी बना दी है। क्या आपको भी लगता है कि उत्तराखंड के अन्य मुद्दों को किनारे किया जा रहा है? ये यूसीसी बार बार क्यों निकल कर सामने आ जाता है? देखिए, मैं कई बार ये बोल चुकी हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है, इसका जो बोलना होता है और जो करना होता है, दोनों ही चीज अलग अलग होती है। और ये हमेशा से ही एक है, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी चंपा के चुनाव है और ये लोग अच्छे से जानते हैं कि यही एक वो प्रयोग है जिसके कारण हम लोगों को वोट मिल रहे हैं। देखिए, हेलो जी मीनाक्षी जी, आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू करें जल्दी से।
जो समान आचार संहिता है, हम कह रहे हैं कि सिर्फ उत्तराखंड में ही क्यों, ये तो पूरे देश में लागू होना चाहिए। बिल्कुल डेफिनेटली एक लॉ होना चाहिए सभी के लिए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि कई समुदाय में अलग अलग लॉ होते हैं जिससे कि एक आपस में टकराव की स्थिति बनती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए पूरे उत्तराखंड में ही नहीं पूरे देश में ये समान जो आचार संहिता है ये लागू होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों है कि उत्तराखंड को ही इसकी इतनी जल्दी है? गोवा के बाद जब ये जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि हम लोग नंबर 1 बनाना चाहते हैं उत्तराखंड राज्य को, तो ये गोवा के बाद नंबर 1 उत्तराखंड राज्य को इसमें भी बनाना चाहते हैं कि हमने आचार संहिता सबसे पहले लागू की। हालांकि उसकी भी मुझे अभी उम्मीद नहीं है। यहाँ पे अभी सिर्फ कमेटी गठित हुई है, क्योंकि इस प्रकार की कमेटियां जो है उत्तराखंड के अंदर बहुत गठित हुई और किस प्रकार का कार्य करती हैं वो भी हम जानते हैं। एक प्रकार का खर्चा इन लोगों ने और बढ़ा दिया। जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि गैरसैंण की दीक्षित आयोग कमेटी बनी, हम लोगों ने देखा कि पलायन आयोग बना, हम लोगों ने देखा कि लोकायुक्त बना। लोकायुक्त में जिसको बिना मतलब का खर्चा चल रहा है, ऑफिस बुक हुआ है, कर्मचारी रखे हुए हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। तो उसी प्रकार का एक खर्चा प्रदेश के ऊपर और बढ़ा दिया गया है। जहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ अन्य राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की राज्यवासियों के हित की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से गहलोत सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली की बात की, जिस प्रकार से योगी सरकार बात कर रही है कि एक घर में सरकारी नौकरी दी जाएगी, इसी प्रकार से भगवंत मान जी ने विधायकों की जो पेंशन है वो ठीक है। यानी आपको लगता है कि उत्तराखंड की समस्याओं को कहीं ना कहीं किनारे किया जा रहा है और उसके पहले से यूसीसी पर बात करके कहीं ना कहीं ये धोखा उत्तराखंड की जनता के साथ में हो रहा है। तो आज देवभूमि के दंगल में हम यूसीसी कमिंग सून को लेकर बात कर रहे हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ में बने हुए, गोपाल के वर्मा जी भी हमारे साथ में बने हुए थे। ब्रेक के बाद उनसे सवाल करेंगे, विधि विशेषज्ञ हैं, और साथ ही साथ ब्रेक के बाद हमारे साथ में कुलदीप राणा जी जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार है, उनको भी अपनी चर्चा में जोड़ेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कुछ दिन ऐसे होते हैं when I love my job, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि I hate it। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना is not that easy। पर गर्मी में घर को कूल रखना is now too easy with Summer Cool coolers। Summer Cool celebrates the release of Runway 34। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी सुबह में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड कमिंग सून को लेकर, क्योंकि अब कमेटी गठित कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पहली ही कैबिनेट की बैठक में इस पर कमेटी बनाने की बात कही थी, और खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में लगातार मौजूद है। वापस अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। कई मेहमान पहले से भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दीपक जी की राय जान लेते हैं, आम आदमी पार्टी से हैं। दीपक जी, आपने देखा अभी चर्चा हमारी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हो रही है। सवाल यही है कि अगर आपकी पार्टी का हम राय जानना चाहें, उत्तराखंड ने सबसे पहले पहल कर दी है, अब कमेटी बन गई है, तो यानी राहें जो हैं वो आसान होती जाएंगी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। क्या लगता है आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी पार्टी की क्या राय है, किस ओर समर्थन है आपकी पार्टी का? के न्यूज के सभी दर्शकों को प्रणाम जी। मैं नहीं, बिल्कुल कमेटी अगर गठित होती, कमेटी गठित होने से इस पर कार्य होने से काम होगा, क्योंकि कमेटियां, जैसा भी मीनाक्षी जी ने पहले कहा कि कई बार बनी है, प्लान की कमेटियां बनी हैं, कई कमेटियां बन के बंद हो चुकी हैं, बंद बिस्तर पर पड़ी हैं। और सरदार सिंह जी जिस जोश से बात कहना चाह रहे हैं कि हमारी पार्टी आएगी और काम करेगी, मैं तो उम्मीद मुझे कम है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस तरह से हो, क्योंकि हमारे राज्य का भला है। क्योंकि अगर सबके अगर एक ही विचार बनेंगे, सब पे एक ही नियम कानून लागू होगा, तो वो तो बढ़िया है, क्योंकि हम भेदभाव नहीं होगा, कि छोटे बड़े का नहीं होगा, जाति का नहीं होगा, ये अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से जबरदस्ती से ज्यादा सादा संत जी कहना चाह रहे हैं
या जिस तरह से ये उग्र होकर बात अपनी करना चाह रहे हैं, आज इनकी सत्ता आई है, इस तरह से इस हालत में इनको नहीं रहना चाहिए। ये बहुत अच्छे इंसान है, मैंने कई बार इनसे बैठे भी, लेकिन कभी कभी जोश में आके बहस में आके बोल देते हैं, मित्र हैं हमारे, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा आगे से इस तरह से चीजें ना करें। लेकिन बात यही है कि हमें पूर्ण विश्वास नहीं आ पा रहा है कि क्या ये जो कमेटी बनेगी, कमेटी बन के ही रहेगी या इस पर कोई कार्य भी होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, यानी आपको लगता है कि कमेटी तो बन गई है लेकिन कार्य अभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। यानी तीन तरह के लोग हैं, एक लोग कह रहे हैं कि कमेटी बननी नहीं चाहिए, दूसरे कह रहे हैं कि कमेटी जल्दी बननी चाहिए, और तीसरे कह रहे हैं कि कमेटी बन तो गई है लेकिन काम कितना आगे होगा ये भी काफी अहम होगा। गोपाल के वर्मा साहब भी हैं, विधि विशेषज्ञ हैं, उनको भी जोड़ लेते हैं। गोपाल साहब, आपका स्वागत हमारी चर्चा में। गोपाल साहब, क्या लगता है आपको, आप विधि विशेषज्ञ हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं यूसीसी पर बात हो रही है, कमेटी बन चुकी है, यानी अब इसकी राहें आसान हो जाएंगी। देखिए, भारत में अनेकता में एकता उसकी ताकत है, लेकिन अगर समान कानून होता है तो इससे समस्या क्या है? क्या इससे हमारा कल्चर हर्ट होने वाला है? क्या इसी के चलते एक वर्ग विशेष इसका विरोध कर रहा है, या वाकई में ये हमारे देश के लिए, हमारी कानून व्यवस्था के लिए अहम कदम साबित हो सकता है? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखिए। देखिए, भारत के संविधान में ऑलरेडी प्रोविजन है आर्टिकल 44 में, इसमें ये मेंशन है कि भारत सरकार जो है यूनिफॉर्म सिविल की स्थापना करेगी, क्योंकि अभी तक इस पर सरकार द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया गया है, ना केंद्र सरकार द्वारा ना राज्य सरकारों द्वारा। और इसमें कई बार कुछ मामले सुप्रीम कोर्ट तक भी गए हैं, जिसमें ये प्रार्थना की गई कि सरकार को डायरेक्शन दिया जाए कि कॉमन सिविल कोड की स्थापना की जाए। तो हर बार न्यायालय ने ये कह के मामले को उसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था कि कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सरकारों को है, कोर्ट को नहीं है। ठीक। तो उसी पे अब उत्तराखंड सरकार ने पहल की है, आर्टिकल 44 में ऑलरेडी इसका जिक्र है, और उसी को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड सरकार ने पहल की है, जिसमें आज उन्होंने एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी, ड्राफ्ट कमेटी है, उस पर फिर विशेषज्ञों से राय ली जाएगी। अगर उसमें कुछ कमियां पाई जाती हैं उसको लागू करने में, उसको सुधार करके फिर कैबिनेट से पास कराकर और विधानसभा में कानून बनाकर और फिर भारत सरकार के पास उसको लागू करने के लिए राष्ट्रपति जी के यहाँ भेजा जाएगा, और ये कानून तब लागू हो जाएगा। देखिए, जहाँ तक अलग अलग समुदायों और संस्कृति का विषय है, तो मेरा अपना मानना है कि एक देश, एक संविधान और एक ही विधान होना चाहिए सबके लिए, और जो व्यक्ति जिस देश में रहता है उसको वहाँ के कानून का पालन करना चाहिए। ये कह के कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता कि मेरा ये पर्सनल लॉ इसमें आता है या हमारे नहीं। गोपाल साहब है क्या, ये बात बिल्कुल ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि हर व्यक्ति पर एक कानून होना चाहिए, फिर उसमें ये नहीं देखा जाना चाहिए कि कोई महिला है या कोई पुरुष है, कोई किसी धर्म से है या किसी भी धर्म से है। इसके पहले भी गोवा में इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन एक विशेष वर्ग अगर हम कहें तो वो इससे परेशान नजर आता है और खुलकर इसका विरोध भी करता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसके कल्चर पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्या आपको भी लगता है? क्योंकि देखिए, भारतीय संस्कृति इससे अछूती नहीं है। हमने देखा है लगभग हर कुछ किलोमीटर अगर हम चले तो भारत में एक अलग कल्चर, अलग भाषा, अलग रहन सहन, अलग बोली हमें दिखाई देती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि उस पर इफेक्ट पड़े, इसी के चलते बड़ा विरोध जो है उसका देखने को मिल रहा है। देखिए, सरकार द्वारा जब भी कोई नया कानून या कोई नियम बनाया जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं ये बातें आती हैं, तो किसी न किसी वर्ग विशेष को लगता है कि इससे हमारा अहित होने की संभावना है या हमें कुछ नुकसान होने की संभावना है। हाँ। लेकिन धीरे धीरे जब वो नियम सब पे लागू हो जाते हैं तो उसके फायदे और नुकसान तभी पता लगते हैं जब उसको लागू कर दिया जाएगा। इसमें यदि सरकार को ऐसा लगेगा कि इससे किसी वर्ग विशेष के खिलाफ कोई ज्यादा जाति हो रही है या किसी को विशेष को फायदा होने जा रहा है, तो उसमें अमेंडमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है। लेकिन अगर सरकार ने ऐसा कोई कानून या नियम बनाने का फैसला किया है तो उसमें मैं नहीं समझता कि किसी एक वर्ग विशेष को चिन्हित करते हुए किया गया है, क्योंकि इसमें समाज में रहने वाले जितने भी वर्ग हैं सभी पर वो कानून लागू है। ठीक है। हमारे साथ में कुलदीप राणा जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कुलदीप जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सबसे पहले कैबिनेट की बैठक में इस पर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम कमेटी बनाएंगे, और अब उसी कदम पर आगे बढ़ गए हैं, कमेटी बन भी गई है। उत्तराखंड की बात कर ले, तीन तरह के लोग सामने आ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी सत्ता पक्ष लगातार कह रहा है कि भाई तेजी से इसके साथ काम होना चाहिए। दूसरा पक्ष है विपक्ष, जो ये कह रहा है कि कमेटी बननी ही नहीं चाहिए, इस पर पहले काम होना नहीं चाहिए, पहले बाकी मुद्दों पर काम होना चाहिए। और
कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये विश्वास है कि कमेटी भले बन गई हो, ऐसे तो बहुत सी कमेटियां उत्तराखंड में बनती रहती हैं, इन पर काम नहीं होगा। क्या लगता है, जरूरत तो देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की है, देश में सब पर समान कानून लागू होना चाहिए, लेकिन इसके कई अन्य मायने भी निकलते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से इसे देखा जा रहा है। फिलहाल उत्तराखंड ने पहल कर दी है, इसलिए उत्तराखंड पर सवाल उठने शुरू हो गए। आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुलदीप जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू करें। देखिए गरिमा, ये 22 साल के उत्तराखंड की सबसे बड़ी राजनीतिक विडंबना है कि यहाँ सवाल बहुत ज्यादा खड़े होते हैं। हाँ। और इन्हीं सवालों ने उत्तराखंड को इतना पीछे धकेल के रख दिया। यहाँ किसी भी चीज की अगर पहल होती है तो सवाल ये खड़ा होता है कि ये सवाल पहले क्यों है, ये सवाल लास्ट में क्यों नहीं है, और ये जो सवाल लास्ट में है ये पहले क्यों नहीं है। अरे भाई, अगर कोई शुरुआत होती है तो उसका एक क्रम बनता है। हाँ। ठीक है, लेकिन खैर ये राजनीतिक दलों की अपनी विडंबनाएं हैं, राजनीतिक नेतृत्व वहां उन दलों के कार्यकर्ताओं की अपनी विडंबनाएं हैं, उन्हें पार्टी के साथ जाकर के उनकी विचारधारा के अनुसार काम करना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जिस समाज में आप रह रहे हैं उस समाज की क्या जरूरत है, वो समाज सरकार से क्या मांग कर रहा है। बिल्कुल। हालांकि उत्तराखंड में जो अभी मैं देख रहा था पक्ष विपक्ष की तरफ से कई सवाल लागे गए। स्वाभाविक है कि बेरोजगारी वो भी एक बड़ा सवाल है, महंगाई वो भी एक बड़ा सवाल है, पलायन वो भी एक बड़ा सवाल है, लेकिन क्या समान नागरिक आचार संहिता बड़ा सवाल नहीं है? क्या एक बिखरे हुए समाज में रोजगार दे करके, महंगाई कम करके कोई राज्य उन्नति कर सकता है, कोई देश उन्नति कर सकता है? जब तक समाज संगठित नहीं होगा, समग्र नहीं होगा, समाज में एकता नहीं होगी, समाज में वैमनस्य नहीं होगा, तब तक कोई राज्य, कोई राष्ट्र कैसे विकसित हो सकता है, कैसे विकास की दिशा में आगे बढ़ सकता है? फिर इन तमाम रोजगार के मुद्दों की, तमाम बड़े बड़े रोजगार के दावों की, तमाम उपलब्धियों के क्या मायने रह जाएंगे? ठीक है। आज ये सवाल सिर्फ आज का नहीं है, ये सवाल जब संविधान बन रहा था और संविधान सभा में भी यह बात रखी गई थी, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ये बड़ी प्रबल इच्छा थी कि कॉमन सिविल कोड आए, और संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने इसका विरोध भी किया, और यही कारण है कि ये संविधान में शामिल नहीं हो पाया। अगर ये उस समय वर्ष 1950 में शामिल हो गया होता तो आज देश की स्थिति काफी अलग होती। अब मैं समझता हूं कि शायद देश में सांप्रदायिक दंगे नहीं हो रहे होते, और ये जो वोट बैंक की राजनीति है धर्म और जाति और समुदाय को लेकर के, शायद ये भी नहीं हो रही होती। ठीक है, और खासकर महिलाओं की जो स्थितियां हैं, क्योंकि हमने देखा है कि मैं छोटे से उदाहरण के साथ मैं अपनी बात बताना चाहूंगा आपको। आपने देखा होगा कि अभी कुछ वर्ष पहले केंद्र सरकार एक कानून लेकर के आई ट्रैफिक को लेकर के, जिसमें यातायात को लेकर के एक कानून लेकर के आई, और इस देश की विडंबना देखिए कि कुछ राज्यों ने उसको स्वीकार नहीं किया। जिन राज्यों ने स्वीकार किया तो उन राज्यों ने उसमें जो पेनाल्टी लगाई गई थी, जो दंड की व्यवस्था की गई थी, वो काफी कम कर दी। ठीक, तो अब वहीं देखिए कुछ इस देश के कुछ राज्यों में शराब पीना लीगल है, कुछ राज्यों में इलीगल है। कहीं शराब पूरी तरीके से बैन है कुछ राज्यों में, और कहीं शराब जो है वहां की आय का प्रमुख संसाधन है। ठीक है। तो ये अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इनसे देखने वाली बात यह है कि इनसे राज्य तो समृद्ध हो रहे हैं, लेकिन क्या देश और समाज समृद्ध हो रहा है? ठीक। क्या शुल्क कम कर देने से यातायात की क्या दुर्घटनाएं कम हो गई? या समाज में जहां शराबबंदी है वहां बहुत अच्छा समाज है, और जहां शराबबंदी नहीं है वहां बहुत बुरा समाज है? तो ये तमाम सारी चीजें चर्चा के विषय हैं, बहस होती हैं, बहस होनी भी चाहिए इन चीजों पे, लेकिन देखना होगा जिन लोगों को जनता ने चुन करके भेजा है वो लोग वहां जा पहुंच करके जनता के हित में क्या निर्णय लेते हैं। आज देश को, समाज को समान नागरिक संहिता की बेहद जरूरत है,
क्योंकि जिस प्रकार की चीजें निकल करके आ रही हैं हमने सुना है, और खासकर महिलाओं को लेकर के जो स्थिति है समाज में, मैं समझता हूँ कि इससे महिलाओं की स्थिति सबसे ज्यादा मजबूत होगी। और खासकर मुस्लिम धर्म में जो महिलाओं की स्थिति है, जिसमें 3 तलाक और हलाला जैसे घिनौने, एक तरीके से घिनौने कानून हैं, इनसे उनको मुक्ति मिलेगी। ठीक है, नहीं देखिए, यूसीसी का विरोध अब तक खुलकर किसी भी पार्टी ने नहीं किया, लेकिन फिर भी सत्ता पक्ष के लोगों को ये लगता है कि हम यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, जबकि यूसीसी के विरोध में तो कोई बात कही ही नहीं जाती। लोग पहले ये कहते हैं, अभी आपने भी कुलदीप साहब कहा कि बहुत जरूरत है, ठीक है, इसको मान लेते हैं, लेकिन एक सवाल मेरा यहाँ पर भी बनता है ना कि आखिर क्या उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जरूरत थी? फिलहाल अगर उत्तराखंड की बात करें, बाकी के प्रदेशों को मैं नहीं इसमें इंक्लूड कर रही हूं, तो उत्तराखंड में ऐसा कोई मसला अब तक सामने नहीं आया कि सबसे पहले हमें यूसीसी पर ही बात करनी चाहिए थी। उत्तराखंड में तो न जाने कितनी समस्याएं हैं, और यही मेरा मेन सवाल था शादाब जी से, जिस पर उन्होंने बड़ी सारी बातें मुझे सुना दी। ठीक है, शादाब जी के पास ही चलते। शादाब जी, देखिए, मेरा सवाल यही था, आपने पहले बिना सुने ही बस मुझे पत्रकारिता का सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया, लेकिन ये सुना भी नहीं कि मैं यूसीसी के विरोध में बात अपनी कह रही हूं या उसके समर्थन में कह रही हूं। यूसीसी की जरूरत है। मेरा सवाल पहले भी आपसे यही था कि उत्तराखंड में क्या अन्य समस्याएं नहीं हैं? क्यों इतनी जल्दी पड़ गई? उत्तराखंड में ऐसी कौन सी समस्या आई थी? ऐसा आप मुझे एक मुद्दा बताइए कि जिसके बाद आपको यह सोचना पड़ गया कि भाई सबसे पहले तो हमें यूसीसी पर काम करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन सबसे पहले ऐसा क्यों? पहले तो गरिमा, आई एम सॉरी फॉर बीइंग लाउड। दूसरा, मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो मुद्दे सामने आए हैं, कई बार हम एग्रेसिव हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि जो हम कहना चाह रहे हैं, जो आप समझाना चाह रहे हैं, वो बातें कई बार अलग अलग हो जाती हैं। 2-3 मित्रों ने सवाल उठाए, जैसे कांग्रेस ने कहा कि एक समाज को टारगेट करने के लिए उनके अधिकारियों को हनन हम करना चाहते हैं। ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी को चुनाव में मुद्दा बना रहे थे, ये बताइए कौन सी पॉलिटिक्स थी? कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं थी तो क्या था? और आज ये कह रहे हैं, जो आज ये हमदर्दी दिखा रहे हैं, ये हमदर्दी नहीं है। अभी बीच में मत बोलिए, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, बीच में मत बोलिएगा। मैं आपसे तेज बोल सकता हूँ, इसलिए निवेदन करूंगा दीप साहब, ये एग्रेशन अपने पास रखिए, अपना ज्यादा एग्रेसिव होकर मत दिखाइए। मैं आपसे ज्यादा एग्रेसिव हो सकता हूँ, लेकिन इसे अपने पास रखिए। आपका टर्न आएगा तो शादाब जी, आप एग्रेशन पर बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। दीप साहब, मैं इसके बाद आपके पास ही आऊंगी, प्लीज इनको सुन लेते हैं। ये नेता झूठ बोलते हुए और यहाँ बैठ के वहां झूठ बोल रहे हैं, ये पुष्टिकरण की राजनीति है। चलिए, हो गया भाई जी। तो गरिमा, मैं दूसरी बात मैं कह रहा था कि इनको तो अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स की चिंता है, बाकी इन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, यूकेडी की बीच में मत बोलिए। दीप साहब प्लीज, आप लोग कनेक्टेड हैं, प्लीज ऐसे सबकी आवाज अगर कोई 2 लोग एक साथ बोलते तो नहीं आती। मैं इसके बाद आपके पास ही आती हूँ, आपको जो बोलना है काउंटर में आप बोलिएगा, प्लीज दीप साहब, प्लीज। हाँ, जल्दी से शादाब जी। आपने 2-3 आपने भी प्रश्न उठाए, कई पैनलिस्ट ने भी उठाए कि आखिर आप इस चीज में नंबर 1 पे लाना चाहते हैं क्या? यूसीसी सबसे पहले लाना चाहते हैं, आप नंबर 1 बनना चाहते हैं? नहीं, हमने इससे पहले भी नंबर 1 के कई काम किए। अगर कुछ लोगों की निगाह न पड़ी हो तो मैं याद, हम पहला स्टेट थे जिसने प्रदेश के अंदर 100% लॉन्च किया, और हमने कहा कि हम उत्तराखंड को अटल आयुष्मान योजना, आयुष्मान भारत योजना, सबको मिला के हमने कहा 100% उत्तराखंडियों को हम योजना का लाभ देंगे। हमने कोई धर्म नहीं देखा, कोई जाति नहीं देखी, कोई क्षेत्र नहीं देखा, और बहुत ईमानदारी के साथ सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नारे को चरितार्थ किया। इसलिए हम कह रहे हैं, हमारी नियत पर शक मत कीजिए। दूसरा, इन्होंने अभी हमारी यूकेडी की प्रवक्ता थी, वो प्रश्न उठा रही थी हमारी बहन, उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार देखिए वो अच्छा काम किया है, उन्होंने पंजाब सरकार में फलाने अच्छा काम किया। ये यूकेडी कब से कांग्रेस की प्रवक्ता बन गई और बाकी दलों की इन्हें लग रहा है कि अपने यहाँ के एक काम बता देती है अच्छा कि हमारे यहाँ आयुष्मान योजना 5 लाख का मुफ्त इलाज दे रहे हैं, ये काम हमने भी अच्छा किया, तो मुझे अच्छा लगता। मेरी बहन कुछ ईमानदारी की बात अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए भी कर रही है। तीसरी एक बात यहाँ पे जो निकल के आई कि अनेकता में एकता, ये बात लगातार कही, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। हम अनेकता में एकता पे पूरा विश्वास करते हैं, लेकिन अनेकता में एकता के साथ साथ हम ये कह रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अगर मैं मुस्लिम समाज से आता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि चोरी की सजा हाथ काटना है इस्लाम। कि आप अगर चोरी करते हैं तो कर दीजिए ना, बताइए मुझे कौन सा मुसलमान है जो चोरी करते पकड़ा गया और उसने अपने हाथ आगे किए कि मेरे हाथ काट दीजिए? ये नहीं चलेगा भाई, एक देश में 2 कानून नहीं चलेंगे। आपके यहाँ, हमारे यहाँ 14 साल की 15 साल की बच्ची को बालिग करार देते हैं, लेकिन कानून के दायरे में रह के सब मान रहे हैं ना कि 18 साल की बच्ची बालिग हो।
उसी की तभी शादी कर सकते हैं, उससे पहले आप शादी करेंगे तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। यही पर्सनल लॉ को, ये पर्सनल लॉ सबके हटा के हम कह रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, सबको एक साथ लेके चलेंगे, इसमें क्या बुराई है? ठीक है, ठीक लोग अपनी राजनीति करने के लिए वोट बैंक की चिंता हो जाती है, उन लोगों को उन्हें लगता है ये वोट बैंक कहीं ऐसा ना हो स्वीकार्य हो जाए, आज जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है इसकी वजह से काम के नाम पे वोटिंग करने लग जाए, जो उसके हमदर्द बन के पीछे आ जाते। ये किसी हमदर्द नहीं है। और मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, बहुत ईमानदारी के साथ हमने इसका अध्यक्षता एक महिला जज को बनाया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। शादाब साहब, एक सवाल मैं आपसे ही बैक टू बैक और करना चाहती हूँ। शादाब जी, ऊपर डिस्कस करेंगे ना बैठ के, कुछ कमियां होंगी तो दूर ठीक है, ठीक है, कमेटी आपने बना दी है, इस पर क्या बातचीत होगी वो ठीक है, लेकिन एक सवाल जल्दी से प्लीज उसका जवाब दीजिएगा शादाब जी, जल्दी से, बस उसके बाद दीप साहब के पास जाएंगे। शादाब साहब, आप मुस्लिम समाज से हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आज बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं, लेकिन अगर हम मुस्लिम समाज की बात कर रहे हैं तो वो समाज लगातार यूसीसी का विरोध करता है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, वही समाज है जो विशेष तौर पर ये कह रहा है, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं इसलिए आप आज नहीं कर रहे, हम आपको नहीं कह रहे, लेकिन ये समाज खुलकर कह रहा है कि धर्म के जो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं इनको बुलाया जाए। अभी दीप जी कह रहे थे कि सर्वदलीय बैठक हो, तो सवाल तो यहां पर यह भी उठ जाता है ना कि एक मौलाना को बुलाओ तो अलग बात रखते हैं, दूसरे मौलाना को बुलाओ तो कहते भाई उन्होंने कैसे कह दिया, हम बता रहे हैं सही क्या है। तो भाई मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला है कौन जिसकी सरकार सुन ले? सरकार बात करे भी तो किससे करे? मैं चाहती हूं कि आप एक बार मुस्लिम समाज से होने के नाते इस सवाल का जवाब दें, पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मत दीजिएगा प्लीज, जल्दी से। गरिमा, मैं इतना कहूंगा आपसे, कोई मुस्लिम समाज इसके खिलाफ नहीं। एक्चुअली क्या है कि हम लोग मुस्लिम समाज को मुस्लिम समाज के नजरिए से देखते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज वो मुस्लिम समाज नहीं है, वो कांग्रेसी मुसलमान है, वो सपाई मुसलमान है। अच्छा, मुस्लिम भी बट गए, मुस्लिम भी बट गए, ये शुरू से बटे हुए हैं, सब लोग अलग अलग पार्टिज में रहते हैं। अच्छा, अच्छा, जो उनकी पॉलिटिकल लाइन चलती है उस लाइन को फॉलो करते हैं। नहीं, बांटने का काम तो बांटने का काम। अरे अब तक हमने सुना था हिंदू बंटते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। शादाब जी आप जल्दी से बोलिए, उसका दीप साहब के। हाँ, जल्दी से। गरिमा, मैं 15 सेकंड में अपनी बात। श्योर। मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि हम सब लोगों को, हम समाज का एक हिस्सा हैं, मुस्लिम समाज भी समाज का एक हिस्सा बिल्कुल, है। और मैं ये मानता हूँ कोई भी समाज उसके साथ इनजस्टिस होगा तो हर समाज से लोग खड़े होंगे उसे जस्टिस के लिए, उसका साथ देने के लिए। इसलिए मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, मेरी पार्टी एपीजे अब्दुल कलाम को देश का राष्ट्रपति बनाती है, हम सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं, इसलिए हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं। जो डर फैलाकर वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनसे अनुरोध है कि डर की राजनीति बंद कर दीजिए, हम साथ मिलकर बैठेंगे, सब लोगों को बिठाएंगे, ड्राफ्ट आने दीजिए, फिर चर्चा होगी, मीडिया के माध्यम से भी चर्चाएं होंगी, और जो सबके हित में होगा वो काम उत्तराखंड के हित में होगा, उस काम को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, आपने पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर ही बिल्कुल जवाब दिया है। खैर, कांग्रेस पार्टी से दीप साहब है। दीप साहब आप कुछ कह रहे थे, जल्दी से बताइए। देखिए, ये इतने अभी तो सिविल यूनिफॉर्म की इतनी बातें हो रही थी, इन्होंने तो देश को बांट के रख दिया। मतलब कांग्रेस का मुसलमान देश का नहीं है, आप पार्टी का मुसलमान देश का नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई वो मुसलमान जो कांग्रेस पार्टी के साथ में रहता है वो इसके विरोध की बात कर रहा है। एक तो ये कानून बना रहे हैं कि सब देशवासियों को फायदा होगा। अभी साहब भाई से पहले एक वक्ता ने बताया, राणा जी साहब बैठे हैं, कि बाबा साहब के टाइम पे जब ये कानून की बात हुई तब सर्वदलीय बैठक हुई, उन्होंने देखा हाँ इसमें दिक्कतें हैं, इसलिए नहीं हुआ। उन्होंने अपनी हिटलरशाही बीजेपी की तरह नहीं रखी वहां पे। तो ये हरकतें हैं इनकी, ये अपने आप को बीजेपी का मुसलमान मान के अपने आप को राष्ट्रवाद की लाइन पे खड़ा करते हैं, और दूसरे मुसलमान को कहते हैं देशद्रोही हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे ये। तो ये लाएंगे, कुछ नहीं होने वाला, आप देखिएगा तुष्टिकरण का। और मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शताब भाई 1 लाख रुपया तुम्हें इनाम मिलेगा अगर हमारे किसी नेता का बयान ला के दोगे, किसी का बयान ला के दोगे 1 लाख रुपया तुम्हें इनाम दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर दीप वोरा जी को आपने सुना, दीप वोरा जी लगातार कह रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, सिर्फ कमेटी बना दी गई है। मीनाक्षी जी का भी यही कहना है। कुलदीप साहब के पास एक बार फिर से चले थे। कुलदीप साहब आप सुन रहे हैं, देखिए यूसीसी को लेकर अलग अलग तरह की बातें अलग अलग राजनीतिक लोग करते हैं। आज मैंने एक सवाल शादाब जी से जानना चाहा, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है और साथ ही मुस्लिम समाज से, तो मैंने सोचा कि एक मुस्लिम समाज की राय भी हमारे सामने आएगी। हम चाहते हैं कि वो भी हमारे देश का हिस्सा है और उनकी भी राय हम जाने, तो इस नाते मैंने उनसे कहा, लेकिन एक परिपक्व
प्रवक्ता होने के नाते उन्होंने जवाब दिया है। आपको क्या लगता है, मुस्लिम समाज क्योंकि खुलकर, अभी शादाब जी ने माना नहीं मेरी बात को, लेकिन ये सच है कि वो इसका विरोध कर रहे हैं, भले ही कुछ ना कर रहे हो, लेकिन एक पूरा समाज जो है वो ये कहता है कि इससे हमें सबसे ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है, आपने कहा कि उस वक्त इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसे पास हो जाना चाहिए था, लेकिन आज जब ये मुद्दा उठाया जा रहा है, एक नजरिए से ये बिल्कुल ठीक भी है, लेकिन दूसरा नजरिया यहां पर भी निकलता है, वो ये कि राजनीतिक फायदे के लिए आज भी पार्टियां तो कहीं इसका इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। कुलदीप जी। बिल्कुल वंदना, मुस्लिम समाज में जो स्थिति देखने में आई है, हाँ। जिस तरह की चीजें हमने देखी हैं समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी मीडिया के माध्यम से, या हाँ। अपने आसपास के समाज में भी हम जो चीजें देखते हैं, तो ये देख करके बड़ा दुख होता है कि मुस्लिम समाज में जो महिलाएं हैं उनमें कुपोषण इतना ज्यादा क्यों है, बच्चों में कुपोषण इतना ज्यादा क्यों है। मैं कभी जब हम पत्रकारिता के नजरिए से किसी खबर के सिलसिले में जब मैं किसी राजकीय अस्पताल की तरफ जाता हूं, तो मुझे देख करके बड़ा दुख होता है कि वहां सबसे ज्यादा संख्या में जो रोगी वहां दिखाई देते हैं मुझे, वो उसमें मुस्लिम समाज की महिलाएं ज्यादा होती हैं। और मैं कई बार जब यहाँ दून मेडिकल कॉलेज में गया हूँ, तो यहाँ पर इंद्रेश एक अस्पताल है, तो मैं अक्सर देख करके मुझे बड़ा दुख होता है कि आखिर मुस्लिम समाज में ऐसा क्या है कि ये महिलाएं कुपोषण के शिकार हैं, ये बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं देखिए, किसी भी समाज में जो बदलाव होता है उसके पीछे जो विरोध होता है, उसमें उसकी कई धार्मिक मान्यताएं होती हैं, आस्थाएं होती हैं, परंपराएं होती हैं जो टूट रही होती हैं, और उन्हीं के साथ उनका जीवन चल रहा होता है, वो जीवन शैली का एक हिस्सा होती है। ठीक है, आपको ध्यान होगा कि तो आपने भी, हमने भी, जितने यहाँ पर पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, इन आप सबने ये पढ़ा होगा कि जब राजा राम मोहन राय विधवा विवाह के खिलाफ जब उन्होंने काम शुरू किया, बिल्कुल, तो उसी समाज ने इस कानून का सबसे ज्यादा विरोध किया कि नहीं, ये तो हमारे धार्मिक आस्थाओं पे कुठराघात है, हमारी मान्यताओं पे कुठराघात है, हमारी परंपराएं हैं, हमारी परंपराएं टूट रही हैं। लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों में, तत्कालीन समाज के लिए विधवा विवाह जो था वो एक उनके लिए गलत था, लेकिन बदलते दौर के साथ आज की परिस्थिति में हम देखते हैं तो वो हमारे देश का सबसे बड़ा समाज सुधार था, जो सबसे पहला समाज सुधार हुआ बदलते परिवेश के साथ। उसी प्रकार से मैं कॉमन सिविल कोड को देखता हूं कि बदलते परिवेश में इस तरह की चीजें निकल करके आ रही हैं, और इसमें चूंकि सबसे ज्यादा सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं क्योंकि हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख ये हिंदू विधि के तहत आते हैं, वहीं मुस्लिम और ईसाई जो है इसके लिए अलग कानून बना हुआ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ हमने देखा ही होगा, ठीक है, जिसमें विवाह की अनेक पद्धतियां हैं। तो अब पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि ये चर्चा बढ़ी रही कि 3 तलाक क्या है, हलाला क्या है, ये तमाम सारी बहुत चीजें रही। इसमें कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं, हाँ। चाहे वो हिंदू समाज की हो, मुस्लिम समाज की हो, किसी भी समाज की महिलाएं हैं, उनके मन में एक भाव रहता था कि यार ये हलाला क्या है। अब वो तो उसी समाज की महिलाएं समझ सकती हैं जिन्होंने उसको झेला होगा, जिन्होंने उसको भुगता होगा, बिल्कुल, क्या आत्मग्लानि महसूस होती होगी चीजों की। लेकिन बदलते दौर के साथ ये चीजें बदली जा रही हैं। और एक अभी सादाब समसी ने अच्छी बात कही, मैं इस बात को मुझे प्रसन्नता हुई इस बात से, और आपने भी इस बात को कहा कि क्योंकि वो खुद मुस्लिम समाज से हैं, तो ये बदलाव की तरफ है, और ये बदलाव इस देश को, इस राज्य को आगे लेकर के जाएगा। उत्तराखंड ने इसकी शुरुआत की है, मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमें बधाई देनी चाहिए राज्य सरकार को, ठीक है, उन्होंने एक अच्छी पहल की है। ठीक है, यानी आपको लगता है कि ये बेहतरीन कदम है, आगे कितना असर इसका होगा, खैर ये तो देखने वाला वक्त होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज की हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो समान नागरिक संहिता पर अब बवाल होना शुरू हो चुका है, क्योंकि सबसे पहली कैबिनेट की बैठक में ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि इस पर कमेटी गठित की जाएगी और वो कमेटी इस पर विस्तार से गहन मंथन करेगी, उसके बाद ही इस पर बातचीत होगी। लेकिन विपक्ष है कि यूसीसी को लेकर लगातार अपना विरोध जो है वो दर्ज करा रहा है। तो फिलहाल देवभूमि के दंगल में आज बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।